प्रातः स्मरणीय इस सागर नगर की मिट्टी, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, लाखा बंजारा झील, बड़ा बाजार जो कि वृंदावन जैसा है, सागर की कुलियाँ, सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर और इस पूरे जनपद में रहने वाले आबाल वृद्ध नर नारी और इस जनपद में रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु और सूक्ष्म शक्तियाँ जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपने देखा होगा कि दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो आवाज़ और संकल्प। तो यदि आवाज़ है तो आवाज़ का यही मधुर संकल्प है। यदि आवाज़ है तो आवाज़ का यही मधुर संकल्प है कि इसको लहराने के लिए कविता ही एक विकल्प है। तो आवाज़ और संकल्प, इन दो संस्थाओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो सबका मैं नाम लूँगा तो नहीं, मैं समझ लो सबके लिए कह रहा हूँ, दोनों के लिए। तो उसमें उदित भी आ जाएंगे, आपके हिमांशु भी आ जाएंगे और कपिल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो सब आएंगे, तो सबके अभिवादन करते हुए ये आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है कुंभ, तो इसको ज़रा समझने का विचार कीजिए। आवाज़ का अर्थ क्या है? आवाज़ का मतलब है कि गंगा, और संकल्प का तात्पर्य है यमुना, और कविता का अर्थ है सरस्वती। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो हम ये जो कुंभ बनाती है, कुंभ ही त्रिवेणी है। तो एक तो कुंभ का आयोजन आपका उत्तर भारत में हो रहा है और एक मध्य भारत में हमने किया है, वो भी हृदय में। एक तो मध्य भारत है और सागर और भी मध्य है, मध्य के भी मध्य में है। तो हम इस कुंभ का आनंद लेते हुए दो तीन बातें सामने आई थी। एक तो सीखने सिखाने वाली बात आई थी। तो कविता की दो धाराएं हैं, एक तो धारा होती है लेखन की और एक धारा होती है मंच की। पहले कभी ऐसा था जमाना कि जब मंच पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या कि हरिवंश राय बच्चन चला करते थे, गोपाल दास नीरज चला करते थे, तब मंच और साहित्य ये लगभग दोनों सेम थे। आज कुछ अंतर आ गया है। मंचों पर छाने वाले लोगों को साहित्य साधना से कोई प्रयोजन नहीं है, और साहित्य साधना जो लोग कर रहे हैं वो मंच पर आ नहीं सकते, क्योंकि मंच पर जाने के लिए जो बातें होती हैं वो साहित्य साधकों में नहीं होती। कि इतना चरित्र हनन करके हम मंच तक पहुँचें, ये साहित्य साधकों के लिए संभव नहीं है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, ठीक है, हमारे मेरी तरह होते हैं, या कि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं। तो कुछ धृष्टता में हम लोग मंचों पर पहुंच जाते हैं, मंचों पर अपनी बात को कर देते हैं। आपने देखा हो कि रहली के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैंने एक काफ़ी गंभीर कविता सुना दी थी, जिसके लिए अभी आई विटनेस हैं हमारे बड़े भैया अशोक मिराज बद्र जी, जिनने कहा था कि आपके लिए बड़ा कमाल है कि आपने इतनी गंभीर कविता और ऐसी खचाखच भीड़ में, हजारों मतलब कि पब्लिक के बीच में आपने पेल दी। ये आपका शब्द था एक बार है। तो आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छी रचना धर्मिता है। सिर्फ इसमें एक बात आ रही है कि आपकी जो प्रस्तुति है, स्वागत है सर, ये प्रस्तुति या तो कुमार विश्वास जी से प्रेरित है या कि जो अभी आधुनिक प्रस्तुति, आप प्रस्तुति में 2% नकल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन 98% आप अपना लाइए। राजेश खन्ना ने देव आनंद की नकल की लेकिन 2% की है, 98% राजेश खन्ना पूरा है। हमें करना है हमारी खुद की मौलिक प्रस्तुति हो, ठीक है, हम मौलिकता की ओर बढ़ें, क्योंकि हम मौलिक रचना धर्मी हैं। सीखेंगे जरूर, हम सब सीखते हैं। और पुराने जो हमारे बड़े कवि रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं, उनने भी दूसरों से सीखा है। आपने देखा हो पुराना संस्कृत का श्लोक कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम उर्यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। इसको गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। और एक बात चली है उर्दू की। स्वागत है सर। उर्दू को आप अलग मत समझिए, उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हिंदी और उर्दू आपस में बहनें हैं, लेकिन
मेरी जो सोच है या मेरा जो शोध है वो ये कहता है कि उर्दू हिंदी की बिटिया है। बहुत अच्छा। ये पुत्री है। कैसी पुत्री है कि व्याकरण भाषा के प्राण होते हैं और अपनी माताजी ने अपनी पुत्री को दुलार करने के लिए हिंदी ने अपना पूरा व्याकरण उर्दू के लिए समर्पित किया है। ऐसा कोई माँ ही कर सकती है। ठीक है, उर्दू शुद्ध भारतीय भाषा है। ये उर्दू कब आई है? जब इसका नाम भी नहीं हुआ, चलती रही लंबे समय तक, नाम खोजा गया। नाम कहाँ मिला? टर्की के शब्दकोश में। टर्की के शब्दकोश में एक शब्द आता है जिसका नाम है उर्दू, जिसका अर्थ होता है पड़ाव यानी कि मैदान। चूंकि यह भाषा संस्कृत के, हिंदी के, भारतीय भाषाओं के, अरबी के, पारसी के, टर्की के विभिन्न विद्वानों ने मिलकर इस भाषा को एक नई जुबान बनाई थी, जिसको हम लंबे समय तक हिंदवी भी कहते रहे, हिंदुस्तानी भी कहते रहे। जिसको आज आप हिंदी कह रहे हैं, ये नामकरण पुराना नहीं है। ये नाम तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा चालू हुआ है। पहले खड़ी बोली रहा, फिर हिंदी, पर भाषा थी पहले। स्वागत है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलि के कवन कीन परनामा है, माने मैं कलयुग के भी कवियों को प्रणाम करता हूँ। जे हरि चरित्र समास बखाने, मैं उनको भी जिनने भगवान के चरित्र को समास में मैंने संक्षेप में बखान किया है। तो भाषा तो थी, पर एक बात और ध्यान रहे आपको, जिस हिंदी को आप जान रहे हैं, इस आज जो हिंदी है, इस हिंदी का अगर काव्य का कोई पहला ग्रंथ है तो वह बुंदेली में है, जिसे आप आला खंड कहते हैं, जो महाकवि जगनिक ने लिखा हुआ है, जो 1100 में लिखा गया था। तो भाषाएं थी, इनका नामकरण हमने जब करना था हमने कर दिया। तो उर्दू भी हिंदी है, हिंदी भी उर्दू है, और उर्दू बुंदेली ही हिंदी है, बुंदेली ही उर्दू है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको आप अलग मत समझिए। तो जैसे कि आप अब ये कहें, मैं कहता हूँ, जो सामान्य हमारी बातें होती हैं इनमें ही हम बात कर सकते हैं कि और शेर हो जाता है, गोस्वामी जी वो भी मतले का शेर हो जाता है। हाँ, सब आपकी कविता सुनने के लिए हाँ बिल्कुल पागल हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हम कविताएं सुनाएंगे। आप देखिए कैसे शेर हो जाता है। के लिए बैठे हैं। ये एक मेरी गजल की किताब आई है, समकालीन गजल हिंदी की, मुस्कुराता जख्म। ये बड़ा अजीब सी बात है ना कि जख्म कैसे मुस्कुराता है। तो ये समझ लो एक प्रकार का विमोचन तो हो ही गया, आपने देख ली है। फिर लार्ज स्केल पर इसका विमोचन हम रहली में करेंगे, एक नई परंपरा आयोजित करेंगे कि किताबों का विमोचन कस्बाई स्तर पर भी हो सके। उसके बाद अच्छा। फिर मेरा जो बुंदेली का काव्य संकलन आएगा, भूरा कुमड़ा, उसका विमोचन मैं अपने गांव में करूंगा, छरारी में। तो एक नई परंपरा हम आयोजित करेंगे, लार्ज स्केल पर करेंगे। और उदित तुम बता देना, जिन लोगों को आपने बुलाया हम सबको बुलाएंगे, ठीक है? एक बार तालियां आप सब बजा और दें, बहुत शानदार। आप सब हमारे बच्चे हैं, अगर किसी के पास किराया नहीं होगा तो मुझसे कह देना, क्योंकि चाचा अपने बच्चों का किराया देने में क्या दिक्कत करेगा, कभी नहीं। ठीक है, अब कपिल है तो मेरा छोटा भाई है, ठीक है, एक बच्चा ये है ही हमारा आदर्श प्रिय। तो और अब बड़े भाई के लिए या सिराज साहब के लिए या हमारे दुबे जी के लिए, दादा के लिए, मैं क्या कहूँ, सब है। तो कविता सुनने के लिए आप लालाए थे, बहुत अच्छी बात है, पर अध्यक्षता का आपने एक सौंपा तो इसकी कुछ मर्यादा हो जाती है। कविताएं मेरी मनोरंजक भी, आप रील देखते रहिए तो उसमें बुंदेली कविताएं मिलेंगी, बुंदेली प्रहसन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मैं लगभग सब प्रकार से अपने आप को विस्तार कर रहा हूँ। 25 वर्ष 28 वर्ष मुझे साधना करते हुए हो गए, मुझे कविता लिखते हुए और कविता में मंच पर पहुँचते हुए और मंच पर अपनी धाक जमाते हुए आदरणीय अशोक मिजाज जी ने लगभग बचपन से देखा है। मैं पढ़ता भी था, कविता करता था। आप बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करते थे, कभी कभी मुझे फीस जो है वो कम पड़ जाती थी, शुल्क पैसे नहीं होते थे, तो मैं चाहता था कि बड़े भैया मतलब 2000 रुपये दे दीजिए या 3000 रुपये दे दीजिए। यद्यपि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था, तो कई बार वापस भी मैंने कर दिए, कई बार नहीं भी किए। बड़े भाई से पैसे लिए तो कौन करता है, ये सब चलता रहता था। ये लंबा हमारा सत्संग है। और सिराज भाई का भी सानिध्य मेरे लिए लगभग बचपन से। मैं एक विद्रोही किस्म का कवि माना गया हूँ। लगभग कई बार मैंने उद्दंडताएं भी की हैं कि अगर किसी कवि ने दूसरे की कविता सुना दी तो हो सकता है कि मैंने उसको धक्का दिया, वो मन से वो नीचे गिर गया और उसका सिर फूट गया। ऐसा कई बार हुआ। तो यहाँ की जो मनीषी, जो बड़े बड़े मनीषी थे, यानी कि शिव कुमार श्रीवास्तव जी थे, आपके ज्वाला प्रसाद जोशी जी थे, रमेश दत्त दुबे जी थे, तो ये मुझे बच्चे की तरह चाहते थे। तो ये सामने आ जाते थे कि बच्चे को कोई कर नहीं सकता, बच्चा है, अब ऐसा कोई बात नहीं। तो ये है, आज वो बात नहीं है, आज कुछ बात और है। तो देखिए आप कविता कि हमने इंसान में जो जहर देखा, ये मतलब का शेर, हमने इंसान में जो जहर देखा, हमने